नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसी न्यूज़ इंडिया, हर पल आपके साथ। हम आपको हमेशा ऐसी शख्सियतों से रूबरू करवाते हैं जिनमें समाज में जिन्होंने एक विशेष उपलब्धि हासिल की है। ऐसे ही हम आज खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं, जहां ऐसी ही शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएंगे जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, जो एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते हैं, एक सफल समाज सेवी के तौर पर भी जाने जाते हैं, वहीं एक सफल राजनेता के तौर पर भी उभर कर आ रहे हैं। स्वागत करता हूं मैं मनोज जी घुमरिया का। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फ़िलहाल आप एक समाज सेवी भी हैं, एक व्यापारी भी हैं, इसी के साथ में आप जनसंपर्क करके लोगों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं, तो कैसे इन सब चीज़ों को आप मैनेज करते हैं? सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ आके और हमारे लिए समय निकाला। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई जो व्यापार आदमी लोगों के बीच में रह के ही करता है, और समाज से हम लोग हर प्रकार से हर उन लोगों से जुड़े रहते हैं जो हमारे साथ में काम करते हैं और अन्य जाति बिरादरियों के हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति जिसको मदद की ज़रूरत है या ऐसा कोई व्यक्ति जो दुखी है, उससे मिलके उसकी मदद करते हैं और हमसे जो बनता है उसके लिए करते हैं। साथ में पॉलिटिक्स में आके और आप जानना चाह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। बिजनेस, समाज सेवा और पॉलिटिक्स दोनों में फ़र्क इतना ही है कि बिजनेस हमारा एक अपने मापदंड के हिसाब से चलता है, उसको एक निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है, और समाज की जो सेवा है वो निष्काम भाव से होती है। मुझे उसके प्रति कोई प्रतिफल नहीं चाहिए। वहाँ मुझे ये देखना है कि मेरा कोई भाई कोई बहन दुखी है, उसकी हेल्प हो जाए। दूसरा, राजनीति जो है एक तरह से समाज की सेवा ही है। आप सेवा का भाव रख के राजनीति करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उस क्षेत्र और वहाँ की जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। और राजनीति से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो फिर हम लोग उस क्षेत्र के साथ न्याय नहीं करना है। तो सर एक दूसरा सवाल मेरा है कि खेतड़ी जो विधानसभा है वो अगर दूसरी अन्य विधानसभा के साथ में इसकी तुलना की जाए तो लंबे समय से यहाँ से कई जो जिनको चुना यहाँ से प्रतिनिधियों को वो एक बड़े पद पर भी रहे हैं, मंत्री पद भी उन्हें मिला है। लेकिन जो विकास की अगर बात करें तो हम बात करते हैं पड़ोसी विधानसभा है जो नीमका थाना है, उसकी तुलना अगर करें तो काफ़ी पीछे है सर खेतड़ी विधानसभा। इसका क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। खेतड़ी विधानसभा में आज आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे खेतड़ी क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी, आज वो उनसे भी वंचित है। और हम अगर इनकी तुलना दूसरे जो क्षेत्र हैं, नीमका थाना, उदयपुरवाटी, चिड़ावा या पड़ोसी राज्य की जो विधानसभा क्षेत्र है नांगल चौधरी, इनसे करें तो हम अपने आप को बहुत पीछे पाते हैं। यहाँ का जो जनमानस है वह आज पानी की समस्या को लेकर भी बड़ा परेशान है। भीषण गर्मी के दौर में चारों तरफ पानी को लेके बहुत विकट स्थिति पैदा हो रखी है, और निरंतर आप लोग मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से देख ही रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इन सब चीज़ों के लिए राजनीति और राजनेता जिम्मेदार हैं। क्षेत्र के वासियों ने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से हेल्प की है, उनको एक बार नहीं बार बार वर्तमान विधायक को जिताया है और इतना प्यार दिया है। मेरा मानना यह है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को राजस्थान सरकार में दूसरे दर्जे का मंत्री कहता हो, अपने आप को वजीर कहता हो, जिस क्षेत्र से वो चुन के जा रहे हैं और निरंतर एक बार नहीं 3 बार कैबिनेट मंत्री बनते हैं और बड़े विभागों के मंत्री रहते हैं, वहाँ की जनता के पास आज मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। न तो यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल है, न ही यहाँ पे कोई ऐसे बड़े शिक्षण संस्थान है जो यहाँ के बच्चों को रोजगार उन्मुख शिक्षा दे पाएंगे, न ही यहाँ पे समुचित पानी पेयजल व्यवस्था है। एक कुंभाराम लिफ्ट नहर योजना का हम बखान सुनते रहते हैं उनके मुख से, नो डाउट वो है यहाँ पे, लेकिन उसका जो सदुपयोग है वो कितने लोगों को मिल रहा है।
उसमें जो अव्यवस्था है, जो कर्मचारियों के द्वारा या हमारे विधायक महोदय के प्रभाव से एक वर्ग विशेष उसका बड़ा फ़ायदा ले रहा है। वहाँ कुछ लोग तो अपने खेतों में पानी ले रहे हैं उससे, और कुछ बहुत बड़ा जो वर्ग है वो एक पानी के लिए परेशान है। तो ये उनको देखना चाहिए कि इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता है। यहाँ सभी लोगों ने आपको वोट दिए हैं, आपको हर वक्त आपका समर्थन किया है, तो बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति को पानी पीने का अधिकार है और उनकी समस्याओं का समाधान करना आपका नैतिक कर्तव्य है। सर, जैसा कि लगातार हमने देखा कि कोरोना काल में भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से विभाग के साथ में, चिकित्सा विभाग के साथ में मिलकर एक बेहतर कार्य किया। आपने ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह उपलब्ध कराए। इसी के साथ में आप एक बड़े भामाशाह के तौर पर भी जाने जाते हैं। आपने हर ज़रूरतमंद की मदद की है। बात करें पर्यावरण बचाने के लिए, पेड़ पौधों के लिए, तो आपने तमाम ऐसे कार्य किए हैं। लेकिन कई लोगों का कहना है, कई लोगों का आरोप है कि जो घुमरिया जी हैं वो एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए सब कर रहे हैं। तो उन लोगों को क्या जवाब देना चाहिए सर? पर्यावरण के साथ में जो मेरा जुड़ाव है वो आज से नहीं है, और भामाशाह के रूप में या यूँ कहें कि समाज की सेवा के रूप में मैं पिछले 15 साल से निरंतर इस काम में कार्यरत हूँ। लोगों की सेवा करना, शिक्षण संस्थानों को उनकी व्यवस्था, उनकी जो रखरखाव की स्थिति है या वहाँ से संबंधित जो भी कोई मांग है उसको पूरा करके बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, या हमारी जो गरीब बहनें हैं, गरीब बेटियां हैं, उनकी शादी में मदद करना। अब आपका प्रश्न ये है कि मैं ये सब करके कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहता हूँ, तो राजनीतिक लाभ तो मैं खेतड़ी में लूँगा। खेतड़ी के लिए मैं आज विधायक का चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन ये सब काम तो मैं नीमका थाना में भी कर रहा हूँ। आप के नॉलेज के लिए मैं बताऊँ कि सन 2010-11 से नीमका थाना किशोरपुरा पाटन में करीब 550 गायों के संबंधित श्री कृष्ण गौशाला मैंने अपने द्वारा निर्माण करवाया, उसका संचालन कर रहा हूँ। वहीं पे बेरी में बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण हुआ। वहाँ से संबंधित आप पिछले दिनों आपके नॉलेज में हो तो एक सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ था एससी समाज की बेटियों का, उसमें मैंने 5 बेटियों की शादी खुद ने करी। ऐसे कई काम मैं आपको नीमका थाना से संबंधित बताऊं। अभी मैंने 15 दिन भी नहीं हुए हैं, एक अपाहिज बेटी है जो पूरी तरह से विकलांग है और वो बिहारीपुर से है। मेरे हिसाब से ये नीमका थाना में ही है। और नाथा के नांगल, ये भी नीमका थाना में ही है। नाथा के नांगल के अंदर एक विडो हैं जिनके पति अकस्मात ब्रेन स्ट्रोक से ख़त्म हो गए, और उन दोनों की मैंने मदद करी है। तो क्या मुझे वो वोट देंगे? मेरा ये जवाब आपके माध्यम से उन लोगों को है जो लोगों को गुमराह करते हैं। मनोज सेवा के भाव से ही खेतड़ी क्षेत्र में आज राजनीति में आ रहा है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र के भाई बहनों की मदद करनी है, मेरे क्षेत्र का विकास करना है। आज जो 70-75 साल में खेतड़ी पिछड़ गई है, उसी को मेरा प्रयास है कि मैं वो करके दिखाऊं जो इन सब लोगों के सामने आए कि एक एमएलए, एक राजनेता, मंत्री क्या कर सकता है। सर, खेतड़ी की जनता अगर आपको मौका देती है, आपको प्रतिनिधि चुनकर राजस्थान विधानसभा में भेजती है आगामी चुनाव में, तो सर क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मेरी जो योजनाएं हैं, मैं खेतड़ी के बारे में क्या सोचता हूँ। सर्वप्रथम जो चीज़ आज मुझे देखने को मिल रही है, मैं करीब हमारे खेतड़ी क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायत और जो बड़े कस्बे हैं, छोटी डाणियाँ हैं, सब में घूम चुका। सभी जगह से एक तो पानी की बड़ी किल्लत आ रही है कि जो पानी की जो स्थिति है वो सब जगह पेयजल व्यवस्था की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए जो कुम्हाराम लिफ्ट नहर योजना है उसके अंदर जो अव्यवस्था फैली हुई है, जगह जगह पे उसकी पाइपलाइन को ब्रेक किया जाता है और कुछ लोग तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, और बाकी बड़े से बड़े गाँव जो है जहाँ हमारे हज़ारों के आसपास की बस्ती है उनको पानी नहीं मिलता है। इस सिस्टम को सुधारना है। दूसरा, जो हमारे पास में कोई एक भी हॉस्पिटल नहीं है ऐसा। आज हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं वो नीमका थाना, झुंझुनू या जयपुर पे डिपेंड है चिकित्सा के लिए। तो यहाँ जो अजीत हॉस्पिटल है उसके अंदर समुचित व्यवस्था करना, जांच की जो मशीनें हैं वो उपलब्ध करवाना, कम से कम 200 बेड का हॉस्पिटल हमारे क्षेत्र में होना चाहिए। और मेरी प्राथमिकता ये रहेगी
कि मेरे क्षेत्र का जो हॉस्पिटल सन 1980-90 के दशक में केसीसी हुआ करता था, उस हॉस्पिटल को भी पुनः उसका जो गौरव था वो मिले और वो एक एसएमएस की सुविधाओं से लेस हॉस्पिटल हो जो काफ़ी लोगों की सेवा करता है। आज वहाँ राजनीति का शिकार होते हुए वो हॉस्पिटल अपनी दुर्दशा के लिए हम सबको बता रहा है। मैं ऐसी सभी चीज़ों को ठीक करना चाहूँगा। साथ में जो मेरे नौजवान साथी हैं जिनको रोज़गार के लिए कोई राजनेता आज तक नहीं कहता कि ये बेरोज़गार घूम रहे हैं और इनके रोज़गार के कुछ भी साधन हमारे द्वारा उपलब्ध नहीं होते, मैं चुनाव से पहले ही आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि आपके लिए, बच्चों के लिए, बहन बेटियों के लिए मैं यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहा हूँ। और हमारे जो 2 सेंटर हैं बवाई और खेतड़ी, उसमें से बवाई वाला सेंटर अति शीघ्र स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा जो क्षेत्र के अंदर मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, उनके पास में आर्थिक रूप से कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है, न कोई काम है जिसको करके वो अपने परिवार को चलाने में अपनी मदद, अपनी भूमिका निभा सके। हमारे यहाँ का आपने देखा है कि अचार बहुत फेमस है। हमारे यहाँ के जो लेडीज़ें हैं वो कताई बुनाई में भी बहुत अच्छी माहिर हैं। तो मैं इस तरफ फोकस करता हूँ कि मेरा नागरिक जो खेतड़ी से जुड़ा हुआ है, मेरी बहनें हैं, उनको इस प्रकार का प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे वो अपने दिनचर्या जो उनका दैनिक काम है गृहिणियों का, उसके बाद अपनी तरफ से 2-5 घंटे निकाल के अपने घर में कुछ ऐसी इनकम कर सकें जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। 2-5 हज़ार रुपये भी अगर वो महीने के कर पाती हैं तो बड़ी मदद होगी। इस तरह की सोच है। ये नहीं कि भाई एक आपको आश्वासन दे दूँ कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रियाँ आ जाएगी, ये उनके साथ में बेईमानी होगी, झूठ बोलना उचित नहीं है। हम जितना कर सकते हैं उतना करें। बच्चों के भविष्य के लिए फ्यूचर में देखो, अगर मैं राज्य सरकार में कोई पद मुझे मिलता है तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि खेतड़ी को इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इस तरह के इंस्टीट्यूशन मिलें जो यहाँ के बच्चों को रोज़गार उन्मुख शिक्षा दे पाएँ। जी सर, युवाओं में आप खासे लोकप्रिय हैं। जैसे कि मैंने आपकी तमाम कुछ रैलियाँ, आपके जनसंपर्क के जो कार्यक्रम थे उनको मैंने कवर किया, तो मैंने देखा कि युवा आपसे जुड़ता चला जा रहा है। जहाँ भी आप गए वो युवा आपका होकर रह गया। कहीं ना कहीं वो युवा आपसे एक उम्मीद लगाए बैठा है कि अन्य जो पिछले कार्यकाल की सरकार में उनको आश्वस्त किया गया, नौकरी को लेकर आश्वस्त किया गया, उनके भविष्य को लेकर केवल एक झूठा आश्वासन दिया गया, लेकिन आपसे वो एक सकारात्मक उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो ऐसे में युवाओं के लिए सर क्या ऐसा विशेष आप कुछ करेंगे सत्ता में आने के बाद में, प्रतिनिधि चुनने के बाद में? वैसे तो आपने अभी भी वर्तमान में भी आपने काफ़ी युवाओं को रोजगार दे रखा है, काफ़ी युवाओं को संबल प्रदान कर रखा है, लेकिन इसके बाद में क्या प्राथमिकता है सर युवाओं के लिए, जो विशेषकर जो युवा भी सर हमसे जुड़े हैं वो भी सुनना चाहते हैं कि उनके लिए क्या विशेष रहेगा ऐसा? मैं पेशे से व्यापारी हूँ और मैं एक बेरोजगार आदमी की स्थिति को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि बेरोजगारी जीवन में सबसे बड़ा अभिशाप है। और हमारे जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह से फील करते हैं कि अपने परिवार पे, हमारे परिजनों पे बोझ। मेरा ये मानना है कि उनकी पीड़ा मेरी पीड़ा है और मैं हर संभव वो प्रयास करूँगा जिससे हमारे क्षेत्र के नौजवान साथियों को, मेरी बहनों को रोज़गार मिल सके। मेरा यही कदम है कि मैं इंस्टीट्यूशन के माध्यम से उनको यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करा पाऊँ। और जो बच्चे, जो बहन भाई यहाँ से जयपुर या सीकर आदि जगह नहीं पढ़ सकते, आर्थिक स्थिति सपोर्ट नहीं करती है, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो वो चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ। इसीलिए मैं यह इंस्टीट्यूशन जो हमारी जयपुर में जो पढ़ाते हैं उन्हीं अध्यापकों से इनको यहाँ शिक्षा दिलाना चाहते हैं। दूसरा, जो भी रोज़गार के जो साधन हैं उन्हीं के माध्यम से मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मेरे लिए ये प्राथमिकता होगी कि मैं कहाँ इनको ऐसी हेल्प कर पाऊँ जो इनका जीवन संवार सके। सर, राजनीति से हटकर आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। बहुत से सर लोग हैं, यहाँ तक कि मैं भी थोड़ा आपके बारे में, सर जीवन के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। आपके जीवन कहाँ से आपने सर शुरुआत की? एक जैसा कि मुझे ज्ञात है आप पारिवारिक पृष्ठभूमि से, किसान पृष्ठभूमि से थे, लेकिन आज आपने मेहनत के बावजूद, तमाम बाधाओं के बाद आप यहाँ पहुँचे हैं। तो सर कैसे शुरुआत रही और कैसे आज आप इस जगह पे? मेरे पिता किसान और एक मजदूर,
यूँ कहें कि मजदूर ज़्यादा, कि किसान खेती करने के लिए सफिशिएंट ज़मीन नहीं है, पर्याप्त भूमि नहीं है हमारे पास में। दादाजी से जो ज़मीन प्राप्त हुई वो बहुत कम है। और हम 6 भाई और 2 बहनें, और माँ और पिताजी, 10 भाई बहनों का मतलब 10 माँ बाप के साथ में हमारा जो परिवार, बड़ा परिवार, उसको पालने के लिए मेरे पिता को निरंतर हमारे जो बगल में श्री किशन मोदी जी की खान है, पोखरा जिनको बोला करते हैं, वहाँ पत्थर तोड़ते थे आज से 40 साल पहले। और उन्होंने हमेशा हमको यही शिक्षा दी कि बेटा जो शिक्षा है, जो विद्या है, वो इंसान को वो सारी चीज़ें दे सकती है जो वो पाना चाहता है। शिक्षा एक ऐसी ताकत है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, आपके परिवार के साथ साथ आपके स्वयं के सपनों को पूरा करती है। और हम सभी भाइयों ने शिक्षा को ही अपना माध्यम बनाया। मेरे जो बड़े बड़े भाई साहब हैं, कमिश्नर साहब, एसीपी उमरिया, फर्स्ट प्रयास में IAS बने, और उन्होंने हम सभी को ये प्रेरणा दी कि जीवन में शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ, और जो भी कोई गरीब है उनसे उम्मीद के साथ मिलता है उस आदमी की हेल्प करो। पिताजी से जो प्रेरणा मिली वो उन्हीं चीज़ों को भाई साहब ने आगे बढ़ाया, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सभी ने अच्छे से शिक्षा ग्रहण करी। 3 भाई प्रशासनिक सेवा में गए, मैंने अपना जो फील्ड है वो थोड़ा अलग चुना, और इसके पीछे एक यही था कि एक सोच कि मुझे कुछ अलग करना है, और अलग ऐसा हो जिससे कि मैं मेरे साथ साथ अन्य जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार उपलब्ध करा सकूं, साथ में सामाजिक सेवा भी कर सकूं। ये हमारी सोच होती है। कोई ऐसे कहे कि भाई मैंने ये आइडिया दिया या मैं ऐसा चाहता हूं तो आप करो, वो नहीं होता। ये आपके खुद के जहन में होता है, और आपका खुद का व्यक्तित्व इसमें निखर के आता है कि आप किस प्रकार से बिजनेस को चलाते हो, उसका संचालन कैसे करते हो, उसका एक्सपेंशन कैसे करते हो, और कैसे आप अपने आदमियों के साथ साथ जो आपके साथ टीम वर्क में जुड़े हुए हैं उनके साथ साथ अन्य जो लोग उनसे कैसा बिहेव करते हैं। क्योंकि एकमात्र बिजनेसमैन में यही गट्स नहीं होता कि एक इंडस्ट्री है और उसको वो बेहतरीन मिल जाती है कईयों के पास, वो उसको चला लेते हैं। ये बिज़नेस तो मैंने स्वयं खड़ा किया है, मेरे हिसाब से मैं इसको चलाता हूँ। दुख दर्द में हर प्रकार से जैसी भी कोई परेशानी होती है तो मुझे सहन करनी पड़ती है। मेरा परिवार मेरे साथ रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप अगर ईमानदार हो और मेहनती हो और आप सच्ची लगन से मेहनत करते हो तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें आपको कामयाबी नहीं मिले। और मेरी कामयाबी के पीछे भी यही एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि मैंने एक ईमानदार प्रयास किया, और बाकी सब भगवान के आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है। और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं स्वयं भी गलत ना करूं, और कोई और भाई कर रहा है तो उसको भी रोकूं। सर, खेतड़ी की जो कानून व्यवस्था है बीते कुछ समय पहले की देखें तो काफ़ी चरमरा गई थी। हालांकि खेतड़ी के जो बढ़ते अपराधों पर किस तरीके से अंकुश लगाया जा सकता, क्या कमी रही कि अपराध का जो ग्राफ है बीते कुछ दिनों में बढ़ा था? खेतड़ी क्षेत्र के अंदर एक तो जो हमारा बॉर्डर एरिया लगता है वहाँ से भी काफ़ी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व निरंतर खेतड़ी क्षेत्र में एंटर करते रहते हैं, और यहाँ ऐसी घटनाओं को अंजाम देके और पड़ोस के राज्य में भाग जाते हैं। यहाँ प्रशासनिक अमला हमेशा ही चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए। यहाँ के पुलिस प्रशासन और हमारे जो SDM महोदय हैं वो हमें इस बात से आश्वस्त रखें कि यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो सुदृढ़ रहे। इसी में पिछले दिनों कुछ ऐसे जो तथ्य आप बता रहे हैं वो सामने आए कि कुछ लोगों के व्यक्तिगत हित से जो उनको इफ़ेक्ट कर रहे हैं पुलिस के अंदर हमारे कुछ कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, और उसकी पालना के लिए ऐसे कड़क अफसर हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि जो नदी हैं इनमें खनन नहीं होंगे। आप देखेंगे कि जो बसई नदी है आज उसका स्वरूप ही बदल चुका है, और वहाँ से रेगुलर अवैध खनन होता है रेत का, और उस अवैध खनन को रोकने के लिए ही
आईजी साहब के आदेश के ऊपर रेगुलर नाकेबंदी होती रहती है। उसी नाकेबंदी के अंदर कुछ असामाजिक तत्व शराब पीते हुए रोड पे पाए गए और उनको पूछा तो उनकी जो भाषा शैली थी वो ठीक नहीं थी। वो जो पुलिस का काम है, देखिए इस प्रकार के लोगों को ऐसे ही हैंडल करते हैं। मेरा कहना यह है कि कोई आदमी अगर गलत नहीं करेगा तो वो पुलिस विभाग उसको क्यों परेशान करेगा, लेकिन जो गलत है वो तो गलत है, वो सबके लिए गलत है। फिर उसके लिए हम कोई इकट्ठा होकर और उस पर प्रेशर बनाएं कि आज यहाँ से जो थानेदार हैं, एसएचओ हैं, उसका ट्रांसफ़र हो या कभी और अन्य अधिकारी पर प्रेशर बनाया जाए, तो ये गलत है। इस तरह की जो भावना है वो हमारे यहाँ वर्तमान विधायक से लेके और एक समाज वो एक प्रेशर क्रिएट करता है जो सही नहीं है। कहने का मतलब कि भाई हम सभी तो पूरा वर्ग है, सभी जात बिरादरियाँ हैं, समस्याएं सबके साथ होती हैं। कुछ लोगों को छोड़ दें जिनके खुद के स्वार्थ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो सारी चीज़ों को जायज़ ठहराते हैं, जबकि वो अनुचित है। आज मैं गलत करूँगा तो मैं गलत ही कहलाऊँगा, चाहे मैं कितनी सफाई दे दूँ, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे कोई गलत नहीं ठहरा सकता। तो यहाँ फ़र्क करना होगा और जो ईमानदार अफसर हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि खितड़ी के अंदर शांति व्यवस्था रहे और यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है वो अपना नैतिक उत्तरदायित्व अपने बिना किसी प्रेशर के निर्वहन करे। सर, हमारे माध्यम से आप युवाओं को, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं खितड़ी की जनता के लिए ये कहना चाहता हूँ कि मुझ में विश्वास करें और हमारे क्षेत्र के अंदर जो आज जो स्थिति है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेके हो या रोज़गार को लेके हो या हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पेयजल व्यवस्था, सड़क की और चिकित्सा की या शिक्षण संस्थानों से संबंधित व्यवस्था हो, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा एकमात्र यही ध्येय है कि खितड़ी का विकास हो और खितड़ी जनमानस को उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी नीड हैं और सरकार के द्वारा वो पूरी होनी चाहिए थी, वो पूरी हैं। दूसरा, जो नौजवान साथी हैं उनके लिए विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आपके उज्जवल भविष्य में मैं क्या योगदान कर सकता हूँ, उसके लिए सदा तत्पर रहूँगा। आपका भाई आपके लिए हर वो काम करने के लिए तैयार है जिससे आपका भविष्य सुधरे और संवरे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में मनोज जी घुमरिया, जिन्होंने आलोचकों को जवाब दिया कि वो केवल और केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते या कुछ कर नहीं पाए धरातल पर, इसलिए वो केवल और केवल बुराई कर सकते हैं। वहीं बात करें तो युवाओं के ऊपर और इनकी पहली प्राथमिकता जल की रहेगी। जो आज हालात बने हुए हैं खितड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जल को लेकर काफ़ी परेशानी है, पीने के पानी की भी काफ़ी ज़्यादा किल्लत है यहाँ पे और क्षेत्रों की अगर तुलना में देखा जाए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मनोज जी घुमरिया साहब को कि इन्होंने अपना कीमती समय AC न्यूज़ इंडिया को दिया।